मैथ्स पेडागोजी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है आपके 15 नंबर की, इस तरीके की पेडागोजी के आपकी जो टर्म्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या पमेला एंडरसन होता है, ठीक है, क्या उसके अंदर आपके न्यूमेरल होते हैं, क्या नंबर्स होते हैं, क्या रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, आपको मैथ्स की नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप पेडागोजी को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो एक पेडागोजी होती है जिसको हर कोई बच्चा सोल्व कर सकता है, एक पेडागोजी होती है जिसमें आपको टर्म्स के बारे में, महत्वपूर्ण आपके जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज की जब पेडागोजी को आप लोग करोगे, समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में ये होती है आपकी पेडागोजी जो आपको समझ में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आज की पेडागोजी को करने के बाद आप लोग पेडागोजी को सोल्व करना, आपकी पेडागोजी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पाओगे। ये संपूर्ण पेडागोजी वाली वीडियो आप लोग कल जाकर देख लेना। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए ईवीएस संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, ये होती है जो नाम सीटेट बोलो कंपोज कर गई, तो इसको जाकर देख लेना, इस आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए मेरे आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़नी है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस इसके अंदर करनी है। अब मैं बढ़ता हुआ आपके पेडागोजी की आपकी मैराथन क्लास की ओर, एक एक टॉपिक को लूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो इस तरीके से जो आपके पेडागोजी के 15 नंबर आते हैं उनको मैं आप लोगों के लिए अब आपका सोल्व कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं आपकी शुरुआत। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। अब करते हैं आपकी पेडागोजी को शुरुआत एक एक करके, ठीक है जी। सभी के कमेंट्स मैंने आपके देख लिए, ठीक। केवीएस की क्लास लेनी है भाई, मैंने वीडियो लॉन्च करी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिए ऐप पर जाकर अपना एडमिशन लेकर, ठीक। देखिए, और इसके ऊपर केवीएस के ऊपर सीटेट वाले जो अपेयरिंग होंगे बच्चे शामिल होंगे नहीं होंगे, क्या उनका प्रोसेस चल रहा है, इसके ऊपर परसों मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, परसों डिटेल में बात करूंगा केवीएस के ऊपर, ठीक है। आप जानकर नहीं बात कर रहा था, कुछ वजह थी, तो परसों बात करूंगा डिटेल में, केवीएस के ऊपर पूरी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप आज लोग ध्यान लगाइए अपनी मैथ्स की पेडागोजी के ऊपर। सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है, सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट आता है, वो आता है मैथ्स का नेचर के बारे में, गणित की प्रकृति के बारे में, जैसे मैंने आपको ईवीएस की प्रकृति के बारे में बताया था। देखिए, अगर आप लोग प्राइमरी क्लास के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे, चाहे आप उसको ईवीएस पढ़ा लो, चाहे आप लोग उसको मैथ्स पढ़ा लो, तो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए खासकर अगर मैं आपको बताऊं, तो कोई भी सब्जेक्ट की अगर प्रकृति होती है वो आपकी इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि एकीकृत प्रकृति होती है, क्योंकि बच्चा सभी चीजों को एक साथ करके देखता है, एक साथ करके पढ़ता है, ये बात आपको सभी को पता है। अगर मैं मैथ्स के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो इसकी प्रकृति भी आपकी एकीकृत होती है, जैसे आपकी ईवीएस की प्रकृति आपकी एकीकृत यानी कि आपकी इंटीग्रेटेड होती है। पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हुई। दूसरी बात होती है जो गणित की प्रकृति होती है वो आपकी लॉजिकल होती है, यानी कि आपकी तार्किक होती है। तो हम लोग क्या काम करते हैं गणित के अंदर, अपना तर्क करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग का अपना यूज करते हैं। 2 + 2 कितने होते हैं, अपना तर्क करते हैं, भाई 4 होते हैं, फिर ठीक है उसके अंदर अपने तर्क करेंगे कि 4 कैसे आए, उसके ऊपर अपनी तार्किक शक्ति का अपना यूज करते हैं। उसके अलावा गणित की जो संकल्पनाएं होती है, जो कंसेप्ट होते हैं, वो कैसे होता है, आपके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं। मैंने आपसे पूछा 2 + 2 जैसा भी पूछा कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप लोगों ने क्या काम करा, क्या आपने यहां पर अपनी कोई भी यहां पर कैलकुलेशन का मूर्त चीज का यूज करा, नहीं। मैंने आपसे कहा 2 + 2 कितने होते हैं, तो सीधा अपने दिमाग में कौन से चिंतन का यूज करा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का यूज करा कि जी 4 होते हैं, ठीक है। 2 + 2 सीधा अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का यूज करा, 2 + 2 आपके 4 होते हैं। तो जो आपकी गणित की जो संकल्पना है जो आपके बनती है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बनते हैं, आपके अमूर्त संकल्पनाएं आपके माइंड के अंदर बनती है। उसके अलावा गणित की अपनी एक भाषा भी होती है, गणित की अपनी एक लैंग्वेज भी होती है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, आगे थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि गणित की एक अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से जो फॉर्मूला होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनका प्रतिपादन भी आपका किया जाता है, ठीक है। तो गणित की आपकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में और पॉइंट थोड़े एक एक करके हम लोग नजर डालते हैं। गणित क्या होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आपका डिडक्टिव रीजनिंग पर आपका आधारित होता है, यानी कि आपका निगमनात्मक आपका विवेचन पर आपका आधारित होता है, ठीक है। आपका निगमनात्मक आपका विवेचन पर आधारित होता है। देखिए मैथ्स के अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूले नहीं पता, तो आप लोग क्या इक्वेशन को क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। भाई मान लीजिए अगर आपको रेक्टेंगल का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको स्क्वायर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता इनके, अगर आपको फॉर्मूला यही नहीं पता कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो क्या आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो मैथ्स के अंदर पहले सबसे पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं, यानी कि पहले उनको रूल बताए जाते हैं, उसके बाद फिर उनको एग्जाम्पल की ओर लेकर चलते हैं। यानी जो आप लोग समझ रहे हो कि मैथ्स के अंदर सबसे पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं,
यानी पहले बच्चों को रूल बताए जाते हैं और फिर उनके बाद उनको उदाहरण की ओर लेकर जाया जाता है, ठीक है, यानी कि फिर उनको एग्जाम्पल की ओर लेकर जाया जाता है। इसलिए जो आपका गणित होता है वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग की ओर होता है, यानी कि आपका निगमनात्मक, आपका विवेचन की ओर जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बच्चों को आपको हमेशा किस पर ले जाने की ओर बात होती है, आगमनात्मक विवेचन पर ले जाने की बात होती है, लेकिन गणित के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर गणित के अंदर आपको जोड़ घटा गुणा कुछ भी चीज आपको बढ़ानी है तो बच्चों को पहले, सबसे पहले आप उसको नियम बताने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों को आपको कोई भी इक्वेशन सोल्व करानी है, 2 + 8 डिवाइड 6 × 4, अगर आप बच्चों को इसमें बोर्ड मास का रूल नहीं बता पाओगे तो क्या बच्चा इस क्वेश्चन को, एक इक्वेशन को सोल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों को सबसे पहले आपको रूल बताना पड़ेगा, नियम बताना पड़ेगा, तब जाके बच्चा इस क्वेश्चन को आपका सोल्व कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि बच्चे मैथ्स के अंदर क्या होता है, पहले नियम बताने पड़ेंगे, रूल बताने पड़ेंगे, उसके बाद उसको नियम से उदाहरण की ओर ले जाना पड़ेगा। यानी मैथ्स जो होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग की ओर होता है, ना कि आपका जो होता है इंडक्टिव रीजनिंग की ओर होता है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग होता है, ना कि आपका इंडक्टिव रीजनिंग पर आपका आधारित होता है। ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है, अगले पॉइंट पर एक बार नजर डालते हैं कि गणित की जो संकल्पनाएं होती है, जो कंसेप्ट होते हैं, वो आपका सीरीज में होते हैं, यानी कि एक आपका श्रेणीबद्ध होते हैं। भाई मैथ्स के अंदर बच्चा जो चीज सीखता है, क्या सीखता है? पहले वो नंबर्स के बारे में सीखता है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से नंबर्स के बारे में सीखता है। मान लीजिए बच्चा पहले जोड़ के बारे में सीखता है, ठीक है, एडिशन के बारे में सीखता है, तो पहले बच्चा 1 नंबर के एडिशन के बारे में सीखेगा, 8 + 8 सीखेगा, फिर बच्चा 2 नंबर के एडिशन के बारे में सीखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 नंबर के एडिशन के बारे में सीखेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, एक बच्चा सीरीज में सीखता है, एक श्रेणीबद्ध तरीके से सीखता है। ये नहीं बच्चों को सीधा आपने 1 नंबर के एडिशन के बारे में बताया, उसके बाद चौथे पांचवे के बारे में सीधा आप लोग लेकर चले गए। तो गणित में जो संकल्पनाएं बनती है, जो कंसेप्ट बनते हैं, एक सीरीज में बनते हैं, एक श्रेणी के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है, आपकी मैथ्स की आपकी एक प्रकृति होती है। उसके अलावा अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है इसी के अंदर कि गणित जो होता है, गणित जो होता है आपका स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का भी आपका एक विज्ञान आपका माना जाता है। भाई मैथ्स के अंदर हम ये सारी चीज करते हैं, जैसे एक आपका चैप्टर दिया हुआ है जो आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपका पूछा जाता है, आपके सिलेबस में आपका दिया हुआ है मापन यानी मेजरमेंट के नाम से। तो ये सभी चीज हम क्या काम करते हैं, अपने मैथ्स के अंदर करते हैं, मापन करते हैं, चीजों का मेजरमेंट करते हैं, और बाकी सब चीज हम मैथ्स के अंदर करते हैं। तो इन सभी चीजों का साइंस, इन सभी चीजों का विज्ञान किसको माना जाता है, आपके मैथ्स को इन सभी चीजों का विज्ञान माना जाता है। गणित का जो ज्ञान होता है, जो गणित की जो नॉलेज होती है, उसको सटीक और व्यवस्थित माना जाता है। सटीक क्यों माना जाता है? देखो, अगर मैं आपसे कहूं भाई कि 5 + 5 कितने होते हैं, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो सटीक निकलेगा या एक अनुमानित निकलेगा? सटीक निकलेगा। 5 + 5 बिल्कुल यहां पर सटीक आंसर 10 निकलेगा। तो गणित की जो नॉलेज होती है ना, वो बिल्कुल एकदम सटीकता पूर्वक आपकी निकाली जाती है, अनुमानित आपकी नहीं निकाली जाती, ठीक है। तो गणित का जो ज्ञान होता है कैसा होता है, आपका बिल्कुल सटीक होता है और एक आपका व्यवस्थित होता है, ठीक है, एक अरेंज पूर्वक आपके तरीके में होता है। तो ये सभी क्या थी, ये आपकी गणित की आपकी प्रकृति थी, गणित का आपका एक नेचर था, जो मैंने सभी मेन पॉइंट आपके लिए बताया। अच्छा, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, टीचिंग के एग्जाम, और जिसमें आपका मैथ्स की पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यही से मेन क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताया, जो आपके ये सीटेट के आपके जो मैंने पॉइंट लिए हुए, ठीक है, ये बिल्कुल मेन निचोड़ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, जो क्वेश्चन आपके सीटेट वालों ने भैया आपको पूछा आपके ऑनलाइन एग्जाम में, जो पिछली बार आपका पूछा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग निकालिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यहां पर मैथ्स का जो नेचर होता है उसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट नहीं पूछा है, तो देखते हैं भाई कौन सा सही नहीं है। गणित की जो संकल्पनाएं होती है वो पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि गणित क्या होती है, एक आपका सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैंने बताया, पहले बच्चा एडिशन सीखेगा, 1 नंबर का सीखेगा, फिर 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से एक सीरीज के अकॉर्डिंग हम बच्चों को एडिशन सिखाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया भाई, पहला पॉइंट तो आपका सही हो गया, पॉजिटिव हो गया, हमें तो जबकि नेगेटिव ढूंढना है। दूसरा पॉइंट है, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है। मैंने क्या बताया था, गणित आपका इंडक्टिव रीजनिंग पर आधारित नहीं होता, गणित आपका डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है, यानी जिसमें बच्चों को पहले रूल बताए जाते हैं और रूल से फिर उसको एग्जाम्पल की ओर लेकर जाया जाता है।
ठीक है, ना कि आपको बच्चों को पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं और फिर उसको रूल की तरफ लेकर जाया जाता है। खाली मैथ्स के अंदर आपका डिडक्टिव रीजनिंग की आपका यूज किया जाता है, वरना बाकी और जगह आपका क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का यूज आपका किया जाता है। ठीक है, तो मैथ्स का नेचर आपका इंडक्टिव रीजनिंग नहीं, आपका क्या हो जाएगा, आपका डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गणित की जो संकल्पनाएं होती है उसकी प्रकृति में आपका अमूर्त है। मैंने बताया था कि गणित की जो प्रकृति होती है उसमें जो संकल्पनाएं बनती है, कंसेप्ट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, आपके अमूर्त बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनते हैं। ये भी आपका ऑप्शन आपका सही हो गया। गणित का अपना चिन्ह होते हैं, भाई गणित के अंदर अपने साइन होते हैं। मान लीजिए आपको प्लस करना है, जोड़ करना है, घटा करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो गणित के अपने सिंबल्स होते हैं, अपने साइन होते हैं। और उसके अलावा भाषा का समुच्चय होता है, यानी गणित की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो ये सभी पॉइंट क्या थे, ये सभी आपके गणित के, आपके नेचर, गणित के आपकी प्रकृति के बारे में आपके सभी पॉजिटिव पॉइंट थे। बस ये वाला आपका गलत पॉइंट था, यहां पर आपका डिडक्टिव रीजनिंग होना चाहिए था, यहां पर इसने इसको इंडक्टिव रीजनिंग दे दिया। ठीक है, तो ये आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग गणित के नेचर, गणित की प्रकृति के बारे में। ये जो जो मेन पॉइंट थे वो यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया इनका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूं, वीडियो के एंड तक, जब आप लोगों की ये वीडियो खत्म होगी, वीडियो के एंड तक भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा या एक टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ना हो। इसलिए वीडियो के एंड तक किसी एक चीज को मत छोड़ देना, क्योंकि लास्ट तक भी मैंने महत्वपूर्ण चीजें डाली है, क्योंकि मैराथन में मैंने कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं ली, और वैसे मैं पढ़ाता भी नहीं हूं कोई भी अननेसेसरी चीज। ठीक है, तो कोई भी चीज मैं अननेसेसरी नहीं लाता, जितनी भी चीज है उसको मिस मत करना, क्योंकि कई कई घंटे बैठकर मैं मैराथन तैयार करता हूं। अगर उसके बाद भी आप छोड़ते हो तो मेरी मेहनत बर्बाद करोगे और अपना भी नुकसान करोगे। ठीक है, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे एक और आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग आराम से आप लोग खुद दे दोगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बन गया है। क्वेश्चन बन गया कि गणित क्या होता है, मात्रा और स्थान का विज्ञान है। जैसे मैंने आपको बताया कि मात्रा, स्थान, मापन वगैरह का आपका विज्ञान होता है, जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति का समर्थन करता है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि गणित तार्किक होता है, गणित लॉजिकल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। पहला पॉइंट आपका यही था कि गणित की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो आपका लॉजिकल होता है। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, टीचिंग के एग्जाम होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यही पूछा जाता है कि गणित का नेचर आपका लॉजिकल होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। गणित आपका क्या होता है, सरप्राइजिंग होता है। गणित सरप्राइजिंग आपका नहीं होता, गणित आपका कैसा होता है, आपका सटीक होता है। ठीक है, कैसा होता है, सटीक होता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गणित असंरचनाओं का अध्ययन है, असंरचनाओं का अध्ययन नहीं, ये आपका संरचनाओं का अध्ययन है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गणित सटीकता को प्रदर्शित नहीं करता, बिल्कुल गलत, सटीकता को प्रदर्शित करता है। अगर मैं आपसे कहूं 5 + 5 जैसे मैंने आपको बताया तो 10 ही आएगा भाई, ये नहीं आ सकता कि 4.9 आ गया या 5.1 आ गया, सटीक आंसर आएगा। तो गणित सटीकता को परिभाषित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला आपको क्या दिया हुआ है, वे नीले भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके किसी शिफ्ट के अंदर, जो भी आपके एग्जाम में शिफ्ट पड़ेगी उसमें आपके वे नीले भाई साहब आपके एग्जाम में ना देखने को मिले। तो वे नीले की थ्योरी पढ़ लेते हैं आपकी, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर की आपको जरूर देखने को मिलेगी, जो भी आपकी शिफ्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो वैन हिले के ऊपर एक बार डालते हैं नजर। तो देखिए वैन हिले साहब ने क्या कहा था, उनके बारे में नजर डालते हैं। देखिए वैन हिले ने सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वैन हिले ने थ्योरी दी थी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, यानी कि ज्यामितीय स्तर का चिंतन। ये थ्योरी देने वाले थे आपके वैन हिले। वैन हिले ने दिया था आपका ज्यामितीय स्तर का चिंतन, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चा ज्योमेट्री को जो सीखता है, जैसा आप लोगों ने और मैंने या किसी ने भी, जो बच्चे ने जो ज्योमेट्री को सीखा, तो एकदम तो ये नहीं है कि एकदम हमको ज्योमेट्री आ गई। तो ज्योमेट्री को जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता है, जिसके बाद उसकी जो उम्र जो बढ़ती जाती है, ठीक है, वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखता है, किस लेवल को बढ़ते बढ़ते वो ज्योमेट्री को सीखता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने कुछ स्टेप बताए, कुछ स्टेजेस बताए, कुछ लेवल बताए। तो उसी के इन्होंने बताया अपने ज्योमेट्रिकल, अपने इसके अंदर रीजनिंग, अपने लेवल के अंदर ज्यामितीय चिंतन के अंदर इन्होंने बताया वैन हिले ने। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि जो आपका ज्यामितीय स्तर का चिंतन यानी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग आपका जो स्टेज है, वो आपके किसने दी, आपके वैन हिले ने दी, कि जो बच्चा होता है वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखता है। ठीक है,
तो ज्योमेट्री को सीखने का आपको देखते हैं बच्चा उसने किस प्रकार सीखा। और आप लोग देखो भैया, आप लोगों ने ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखा। अब देखो, तो वैन हीलेन ने जो ज्योमेट्री को सीखने के जो आपके लेवल बताए, वो लेवल थे आपके 4, ठीक है। वो लेवल 4 इसलिए थे क्योंकि लेवल की शुरुआत इन्होंने करी 0 से। तो लेवल 0, 1, 2, 3, 4, तो लेवल तो हो गए आपके 4 क्योंकि 0 से शुरू हुए। और स्टेज होती है आपकी 5, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे स्टेज तो आपकी 5, लेकिन शुरुआत है इनकी 0 से, तो 5 है तो लेवल 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आप लोग समझ गए। 5 तो स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है, और लेवल होते हैं 0 से शुरुआत, तो 0 to 4 तक होता है आपका, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कहा जब बच्चा आपके लेवल 0 के अंदर होता है, इन्होंने कहा जब बच्चा आपके लेवल 0 के अंदर होता है तो उसको कहा जाता है आपका विजुअलाइजेशन, यानी कि आपका चाक्षुषीकरण। देखो नाम से इसको पता चल रहा है विजुअलाइजेशन, यानी देखकर। जब बच्चा चीजों को देखकर सीखता है ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, वो होता है आपका विजुअलाइजेशन। यानी जब बच्चा चीजों को देखेगा और देखकर जब चीजों को सीखेगा, उनके नाम के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेगा, तो वो होता है आपका विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या काम करता है बच्चा, उन्हें देखकर, चीजों को देखकर उनकी इमेज बना लेता है अपने माइंड के अंदर। और क्या काम करता है, आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग, किसकी, आकृतियों की जो दिखावट होती है, जो शेप्स होती है, उनके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन यानी कि उनका वर्गीकरण कर पाता है। अब आपने क्या काम करा, आपने बच्चों को कोई भी अपनी जो बोर्ड होता है, जो व्हाइट बोर्ड होता है क्लासरूम के अंदर, आपने बच्चों को कोई भी शेप बना दी। आपने कहा कि बेटा ये क्या बना हुआ है, आपने बच्चों को शेप बना दी कि बेटा ये क्या बना हुआ है, बच्चों को आपने शेप बनाकर दिखाई, तो बच्चा क्या कहेगा कि सर ये तो समोसा बना हुआ है। आपने बच्चों के सामने एक दोबारा शेप बनाई, अच्छा ये क्या बना हुआ है, तो बच्चा कहेगा सर ये तो रोटी बनी हुई है। तो बच्चे के सामने जब आप कोई शेप बनाओगे तो बच्चा उसको देखकर क्या काम कहेगा कि उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट कर देगा जो उसके घर परिवार या आसपास के परिवेश में जुड़ी हुई है। तो बेसिकली जो आपकी विजुअलाइजेशन होती है यानी चाक्षुषीकरण होती है, इसमें बच्चा चीजों को देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है यानी वर्गीकरण करता है। इसमें देखकर ही काम होता है, ठीक है। यानी क्या काम करता है, देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है उनकी दिखावट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। विजुअलाइजेशन जैसे नाम से इसका पता चल रहा है विजुअलाइजेशन, यानी कि देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है, उनका वर्गीकरण करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं। समोसा बढ़िया बना हुआ है भाई, ठीक। तो अगला देखते हैं। अगली स्टेज के अंदर बच्चा आ गया, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, तो अगली स्टेज आती है आपकी एनालिसिस। एनालिसिस में बच्चा क्या काम करता है, जो शेप्स होती है, जो आकृतियां होती है, जो टीचर ने बच्चों को दिखाई, जो बोर्ड पर मैंने जैसे अभी बनाकर दिखाई, तो जो टीचर ने बच्चों को जो शेप्स दिखाई, आकृतियां दिखाई, उनको गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है। किनका, गुणों के आधार पर। जो पहली स्टेज थी उसमें बच्चा उनको देखकर क्लासिफिकेशन करता है कि अगर गोल दिख रही है तो रोटी है, अगर ट्रायंगल में दिख रही है तो समोसा है, अगर रेक्टेंगल में दिख रहा है तो आपका बिस्किट है। तो उसमें देखकर क्लासिफिकेशन करता है। लेकिन एनालिसिस में उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करता है। कैसे कि यार अगर ये वाली आपको शेप दिखा दी, आकृति दिखा दी, तो इसकी तो सभी साइड आपकी क्या है, इक्वल है, तो यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसके आमने सामने की साइड आपकी क्या है, इक्वल है, तो ये आपकी रेक्टेंगल हो जाएगी। यानी इनकी जो गुण होते हैं, ठीक है, इनकी जो गुण होते हैं, इनके आधार पर बच्चा इनका क्लासिफिकेशन करता है। तो बच्चे ने यहां पर गुण देख लिए कि भाई जिसकी आमने सामने की जो साइड है वो तो रेक्टेंगल है, लेकिन जिसकी सभी साइड आपकी इक्वल है ये आपकी स्क्वायर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। विजुअलाइजेशन चीजों को देखकर क्लासिफिकेशन कर रहा है, एनालिसिस में उनकी जो गुण होते हैं, ठीक है, उनकी जो विशेषताएं होती है उनके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर रहा है। क्योंकि बच्चा यहां पर फिर बड़ा हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने ऐसी करा है, किसी ने कुछ भी नहीं करा होगा, ठीक है, तो कैसे अपना काम चलाया होगा। अगली स्टेज में बच्चा आ गया, अगली स्टेज में बच्चा आ गया। अच्छा, इनके जो नाम होते हैं इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेना। पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें कुछ और नाम भी देखने को मिले थे। जैसे जो आपकी थर्ड स्टेज होती है उसका नाम होता है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, और इसका एक और नाम देखने को मिला था आपका रिलेशनशिप। इसमें बच्चा क्या होता है, जो आपकी शेप्स होती है, आकृतियां होती है, जैसे यही आपकी दो शेप है, उसमें रिलेशन बनाना शुरू कर देता है, यानी कि संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्या नाम है इसलिए इसका, आपका रिलेशनशिप आपका। इसमें बच्चा उनमें संबंध बनाना शुरू कर देता है, लेकिन किस आधार पर,
उनमें सिमिलरिटीज के आधार पर संबंध बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, उनमें सिमिलरिटीज के बेस पर संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्या इसका भी आपके जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, इसके भी एंगल्स आपके 90 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी थोड़ी साइड को आगे बढ़ा दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इनकी सिमिलरिटीज के बेस पर बच्चा इनमें संबंध बनाना शुरू कर देता है। यानी बच्चे के अंदर आपका ज्योमेट्री का जो आपका ज्ञान है, जो लेवल है, यहां पर आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो पहली स्टेज के अंदर देखकर क्लासिफिकेशन कर रहा था, दूसरी स्टेज के अंदर गुणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर रहा था, और तीसरी स्टेज के अंदर तो बच्चा आपस में संबंध बनाना शुरू कर रहा है उनकी सिमिलरिटीज के बेस पर। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी क्लास का जो बच्चा होता है, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास का बच्चा होता है, वो आपका यहां तक उसको लिमिट माना जाता है। ठीक है, यहां तक वो चीजें कर पाता है। इसके बाद आपका अपर प्राइमरी क्लास तक का बच्चा आ जाता है। ठीक है, जो इसके आगे की जो आपकी स्टेज होती है, जिसको कहा जाता है आपका फॉर्मल स्टेज। ठीक है, यानी लेवल थर्ड जिसके अंदर होता है, जिसको डिडक्शन भी आपका कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी आपका ये भी पूछ लेगा कि किस स्टेज के बाद आपका या किस लेवल के बाद आपका कौन सा लेवल आता है। ठीक है, अगली स्टेज में बच्चा आ गया आपका डिडक्शन लेवल में। इसमें बच्चा क्या काम करता है, शेप्स के फॉर्मूले ढूंढने लग जाता है, यानी कि फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज लेना करना शुरू कर देता है। जैसे जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, अब इनके फॉर्मूले जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, उनको याद करना शुरू कर जाएगा, उनके फॉर्मूले ढूंढना शुरू कर जाएगा, उनसे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देता है जो बच्चा होता है। ठीक है, क्योंकि लेवल बढ़ गया, प्राइमरी से बच्चा आगे बढ़ गया, अपर प्राइमरी के अंदर चला गया। ठीक, उसके अलावा जो आपका लेवल आपका सबसे लास्ट बचा, या आपकी जो स्टेज जो आपकी सबसे लास्ट बची, वो होती है आपकी रिगर, यानी कि दृढ़ता बोल दो या एक्जोमेट्रिक बोल दो। इसमें बच्चा अपने आप से खुद से चीजें बनाने लग जाता है, यानी खुद से बच्चा क्रिएटिविटी अपना करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, खुद से अपना क्या काम करने लग जाता है, चीजें बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका ज्यामितीय चिंतन का आपका सबसे लास्ट आपकी स्टेज होती है। ठीक है, तो ये आपके जो लेवल थे, तो वो आपके वैन हिले ने ये आपके लेवल बताए थे, जो मैंने आपको बताया, यानी 5 स्टेज बताई थी। तो ये मैंने सारे के सारे आपके बता दिए, जो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं, और भाई इसका आंसर आप लोग देना, और इसका आंसर देने के बाद मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बड़ा इजीली तरीके से आप लोग दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। आंसर दीजिए। ठीक जी, वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, जितना ज्यादा हो सके तो शेयर करके इसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा आप लोग बढ़ाइए। अपने ग्रुप के अंदर तो यार आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, इतना काम तो आप लोग कर दिया करो। देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमितीय आकृतियां, यानी जो आपकी 2D शेप्स होती है, यही आपकी स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह, तो 2D शेप्स का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। किनके आधार पर क्लासिफिकेशन कर रही है, उनका गुणों के आधार पर। पहली के अंदर क्या काम करता है बच्चा, उनका देखकर क्लासिफिकेशन करता है। जो आपका दूसरा लेवल होता है उसमें क्या काम करता है, उनके गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है, आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ज्यामितीय विकास के वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय चिंतन के किस आपके लेवल पर है, तो कौन से लेवल पर है, दूसरे वाले लेवल पर। मतलब पहला लेवल 0 है और फिर उसके बाद लेवल 1 है, तो कौन सा लेवल है भाई, आपका एनालिसिस, यानी कि आपका विश्लेषण है। आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोई आपका एक प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन आपके वैन हिले पर आपका पूछा जाएगा, तो भाई उसका आंसर आप लोग दे देना। आपका यहां पर आपकी वैन हिले इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है आप लोगों के लिए, और 1 नंबर का आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते अब आपकी अगले कंसेप्ट की ओर। अगले